सो एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप आफ्टर गुडविल हमें जो दूसरी चीज जिसको अकाउंट इन करना होता है दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। जिस तरीके से मैंने बताया कि गुडविल की वैल्यूएशन जो हम काम करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनको उनका ड्यू शेयर मिल जाए। क्योंकि गुडविल जो रेपुटेशन है बिजनेस की वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने अपनी मेहनत से क्रिएट करी है। तो उस पे सबसे ज्यादा राइट उन्हीं पार्टनर्स का है। तो बिफोर एनी पार्टनरशिप चेंज टेक्स प्लेस हमारी ये कोशिश होती है पार्टनर्स की कि हम हर पार्टनर को उसका ड्यू शेयर प्रोवाइड कर दें। तो उसी ड्यू शेयर प्रोवाइड करने के अंदर एक और काम जो हमें करना होता है वो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का करना होता है। कि अगर दो पार्टनर्स ने मिलकर 5 साल पहले कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया था और स्टार्ट करते वक्त उन्होंने कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को एक्वायर किया था। तो अब 5 साल बाद अगर उन एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है या उन एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है या सेम गोज फॉर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई है या कम हो गई है। तो वो जो भी उस वैल्यू के इंक्रीज या डिक्रीज का बेनिफिट है या तो बेनिफिट होगा या उसकी कॉस्ट होगी। उसको किसको बेयर करना चाहिए या किसको उसका फायदा मिलना चाहिए। अगर बेनिफिट है तो फायदा मिलना चाहिए, अगर कॉस्ट है तो कौन वो बेयर करेगा। अगेन हम ये कहते हैं कि भाई रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पार्टनरशिप चेंज के टाइम पे इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हर पार्टनर को जो स्पेशली एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनको उनका ड्यू शेयर मिल जाए। So any movement in any asset or liability at the time of partnership change will pass through the रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसके बारे में हमारी डिस्कशन थोड़ी सी हम अगर यहाँ पे करें तो दिस इज हाउ अ टिपिकल रीवैल्यूएशन अकाउंट विल लुक लाइक। कि आपके पास कुछ एक नॉर्मल टी अकाउंट है एंड रिवैल्यूएशन एज वी नो इट इज अ एलिमेंट ऑफ इक्विटी। आपके पास क्या होगा, देखो या एसेट ऊपर जा रहा होगा या एसेट नीचे जा रहा होगा, ये दो सिनेरियोज हैं। या आपके पास लाइबिलिटी ऊपर जा रही होगी या लाइबिलिटी नीचे जा रही होगी, ये दो सिनेरियोज हैं। तो 2+2 या आपके पास रिवैल्यूएशन के 4 ही सिनेरियोज हैं। या एसेट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, या लाइबिलिटी ऊपर जा रही है या लाइबिलिटी नीचे जा रही है। तो देखिए जी, अगर एसेट ऊपर जा रहा है तो हमें पता है कि एसेट जब बढ़ता है तो एसेट को डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर लाइबिलिटी नीचे जा रही है तो लाइबिलिटी की नेचर क्रेडिट है, जब वो कम होगी तो उसको डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, एसेट चाहे ऊपर जाए या लाइबिलिटी नीचे जाए, दोनों में ही मेरा एज अ पार्टनर क्या है, फायदा हो रहा है। भाई एसेट बढ़ गए तो ये मेरा फायदा है, लाइबिलिटी कम हो गई तो भी ये मेरा फायदा है। तो अगर मैं कहूं कि ये जो दोनों सिनेरियोज है जिसके अंदर मेरा फायदा हो रहा है, जिसमें चाहे एसेट ऊपर जा रहा हो या लाइबिलिटी नीचे जा रही हो, दोनों के अंदर आप रियलाइज करो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर रिवैल्यूएशन इस तरीके से होती है कि मेरा नुकसान है, मेरा नुकसान कब होगा, जब या तो मेरा एसेट नीचे आ जाए। एसेट नीचे आएगा तो एसेट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। या मेरा नुकसान इसमें है कि लाइबिलिटीज ऊपर चली जाए, लाइबिलिटीज ऊपर जाएगी या बढ़ जाएगी तो लाइबिलिटीज क्रेडिट होंगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो पता ये चला कि भाई अगर नुकसान होगा यानी कि एसेट नीचे जा रहा है या लाइबिलिटी ऊपर जा रही है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होना है, डेबिट होना है। और इन्हीं डबल एंट्रीज की बेसिस पे हमने यहाँ पे एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया हुआ है, जिसमें क्रेडिट साइड पे देखो हमारे बेनिफिट की बात हो रही है। हमारा बेनिफिट किस चीज में है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। एसेट ऊपर की तरफ रिवैल्यू हो गया, हमारा बेनिफिट है, तो ये किस तरफ आ रहा है, देखो क्रेडिट साइड पे आ रहा है। जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें किस चीज की, अगर हम बात करें कि भाई डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी, तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी में भी क्या है, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी में भी हमारा बेनिफिट है, तो वो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के किस तरफ आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने मेंशन कर दिया कि भाई जो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड है वो बेनिफिट को रिप्रेजेंट कर रही है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो डेबिट साइड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो नुकसान को रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों सर, वो नुकसान को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे हमने बात करी थी रिवैल्यूएशन अकाउंट किस केस में डेबिट हो रहा था, या तो मेरा एसेट नीचे जाए या मेरी लाइबिलिटी ऊपर जाए, दोनों में मेरा नुकसान है। तो डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट पे यही दो चीजें शो हो रही हैं कि भाई अगर एसेट डाउनवर्ड जा रहा है या लाइबिलिटी अपवर्ड जा रही है तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो आपकी आसानी के लिए मैंने क्या लिख दिया कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड बेनिफिट की साइड है और रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड नुकसान की साइड है। जब एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप चेंज आपके मल्टीपल एसेट्स और मल्टीपल लाइबिलिटीज को जब आप रीवैल्यू करोगे, तो अगर आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड हैवियर आती है विच मींस कि आपका बेनिफिट ज्यादा है एज कंपेयर टू द डेबिट साइड जो कि नुकसान की साइड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो दैट विल बी क्लासिफाइड एज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। लेकिन अगर वाइस वर्सा हो जाए यानी कि आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो डेबिट कॉलम है वो हैवियर हो और रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट कॉलम जो है वो लोअर हो, लेसर या वीकर हो, तो उस केस में आपका ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा। अब चाहे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो चाहे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो,
इसका फायदा अगर प्रॉफिट है या इसका नुकसान अगर लॉस है, ये कौन किसको मिलेगा? ये मिलेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को इन देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो इसकी मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे भी आपको आपके लिए बनाई दी है कि हमने बात करी थी कि लेट से हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो क्रेडिट साइड का जो टोटल आता है, ठीक है, वो 10,000 आ गया, और रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड का जो टोटल आता है वो कितना आ गया? वो आ गया लेट से 12,000। तो इस केस में आपको पता चल रहा है कि भाई डेबिट साइड जो है वो हैवियर साइड है, और जो क्रेडिट साइड है वो वीकर साइड है। तो नुकसान की साइड अगर हैवियर है और फायदे की साइड अगर वीकर है, तो इट मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग अ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लेकिन ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अब किधर रिकॉर्ड किया जाएगा? ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑन द ऑपोजिट साइड, आप देख रहे हो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्यों सर, इसको क्रेडिट साइड पे क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेबिट पे क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे? बिकॉज रीवैल्यूएशन का जो अकाउंट है, इट इज अ टेम्पररी अकाउंट। इसका कोई मैंने बैलेंस बीडी या सीडी मेंटेन नहीं करना है। तो एक तो कि ये अकाउंट बैलेंस ऑफ हो जाए, इसकी वजह से लॉस ऑन रिवैल्यूएशन किधर आ रहा है? क्रेडिट साइड पे आ रहा है। और दूसरा जो इसका बेसिकली अकाउंटिंग सेंस है वो क्या है कि भाई अगर ये 2,000 का लॉस हुआ है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हुआ है, लेट्स अज्यूम आपके पास इस वक्त दो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, पार्टनर ए और पार्टनर बी, दोनों का लेट्स से प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इक्वल था। तो अब ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन किसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा? ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बेसिकली क्या हो रहा है कि पार्टनर ए का कैपिटल अकाउंट, ये मैं पी ए लिख रहा हूं, यानी पार्टनर ए का कैपिटल अकाउंट, ये 1,000 से क्या हो रहा है? रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है। तो पार्टनर ए का कैपिटल अकाउंट 1,000 से क्या हो रहा होगा? डेबिट हो रहा होगा। और इसी तरीके से पार्टनर बी का कैपिटल अकाउंट भी 1,000 से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और अपेरेंटली अब आप देखो कि ये जो बेसिकली इसी, अच्छा, अब ये मत समझना कि सर ये तो 10 + 2 + 2 14 हो गया, नहीं। ये जो 2,000 का लॉस ऑन रिवैल्यूएशन था ना, मैं इसी की डिस्ट्रीब्यूशन ये नीचे मैंने शो किया है कि भाई 1,000 इसमें से पार्टनर ए को डाल दो, उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दो, और बाकी का 1,000 पार्टनर बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दो, हु आर द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप इन देयर एग्जिस्टिंग पीएनएल रेशियो। तो इससे क्या हुआ? जो भी नुकसान था, जो भी नफा था, वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के दरमियान क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। दिस इज सिंपल रिवैल्यूएशन। ये करना क्यों जरूरी है? ताकि भाई एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को उनका ड्यू शेयर मिल जाए। अब थोड़ा सा सर रिवैल्यूएशन के, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आएगा, पार्टनर का नाम नहीं आएगा? नहीं आई नहीं, मीन पार्टनर का कैपिटल। नाम आएगा, पार्टनर का नाम आएगा बिल्कुल। ये जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, जब आपने फिगर निकाल ली तो अब आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ दिखाना है। मैंने देखें लिखा हुआ है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होकर जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होकर जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के अंदर इन देयर एग्जिस्टिंग पीएनएल रेशियो। तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर शो होगी। सर इसमें ये जो नोट्स में बना है अकाउंट, इससे लग रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर है, ये जो बाकी तीन है उसके उसके बाद। हाँ नहीं, तो यही तो बात है कि पार्टनर्स के जो भी आपका प्रॉफिट हुआ ना, ये जो भी फिगर, जैसे यार अभी तो मैंने दिखाया कि ये 2,000 के लॉस की फिगर निकल के आई है, तो ये आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो ये 2,000 का जो लॉस है ये एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर है, और फिर उसी लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर जा रही है। तो मोर और लेस इट इज द सेम थिंग। मतलब आप लॉस को पहले दिखा रहे हो, लॉस एज द बैलेंसिंग फिगर, और फिर उसी लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर कोई बच्चा लेट से ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को अलग से नहीं दिखाता, ठीक है, मैंने इसको कैंसिल कर दिया, और वो सीधा पार्टनर का ए और पार्टनर बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देता है, तो वो कहानी भी ठीक है, उसके अंदर भी कोई मसला नहीं है। 1 मिनट दिएगा, अजान हो जाए फिर रिज्यूम करते हैं। अच्छा जी, तो ये प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जब आ गया है, तो फिर उसके बाद जो है वो अब हमने क्या काम करना है? अब हमने जो है इसकी अकाउंटिंग साइड देख लेते हैं कि अगर आप अपने अकाउंटिंग सिर्फ रिवैल्यूएशन की करनी हो तो वो किस तरीके से होगी। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक सिनेरियो बनाया हुआ है। एक एसेट था, ठीक है, एक एसेट आपने 1 जनवरी 2022 को, मैं कहता हूँ, खरीदा कितने का? $100,000 का। $100,000 का एसेट खरीदा। लेट से इसकी 5 साल की यूजफुल लाइफ और इसकी स्क्रैप वैल्यू जीरो है, और स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो 100,000 माइनस जीरो डिवाइड बाई 5, पहले साल की डेप्रिसिएशन 20,000, और दूसरे साल की भी लेट से डेप्रिसिएशन यहाँ पे रिटर्न है कितनी? 20,000।
तो दूसरे साल के एंड पे यानी 31 दिसंबर 2023 पे इस एसेट पे 2 साल की डेप्रिसिएशन लग चुकी है, 20 + 20 टोटल 40,000 की डेप्रिसिएशन लग चुकी है दूसरे साल के एंड पे। और दूसरे साल के एंड पे हम ये कह रहे हैं कि एसेट की नेट बुक वैल्यू 60,000 है, विच इज क्वाइट सिंपल। कॉस्ट उसकी 1 लाख थी, 2 साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 है, तो इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी हो गई? 60,000 हो गई। अब मैं कहता हूं कि 2024 की पहली तारीख को यानी 1 जनवरी 2024 को अगर ये लिखा हुआ है कि हमने हमारे एसेट को, नॉन करंट एसेट को रीवैल्यू कर दिया, कहां पे? रीवैल्यू टू 1,50,000 डॉलर। यानी कि वो एसेट जिसकी नेट बुक वैल्यू $60,000 है, हम ये कह रहे हैं कि हमने उसको उठा के रीवैल्यू कर दिया है, रीवैल्यू टू 1,50,000 डॉलर। यानी कि एसेट को 60,000 से उठा के हम किधर ले गए? 1,50,000, 1,50,000 के ऊपर ले गए हैं। ठीक है ना? तो आफ्टर द रिवैल्यूएशन डेट, अच्छा इसके ऊपर अभी आते हैं। हमने कहा कि हम एसेट को कितने ऊपर ले गए? 90,000 से ऊपर ले गए। लेकिन यहां पे अब अगर आपसे पूछा जाए, जो कि सवाल आ भी जाता है, कि इसकी डबल एंट्री बना के दो, यानी कि ये जो रिवैल्यूएशन हुई है इसकी डबल एंट्री बनाओ। इसकी डबल एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो एक नोट दिमाग में रखना है वो क्या रखना है? सबसे पहले जो आपको नोट दिमाग में रखना है वो ये रखना है कि जब भी कोई नॉन करंट एसेट रीवैल्यू होगा, उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, यानी कि उस नॉन करंट एसेट के ऊपर अब तक जितनी भी डेप्रीसिएशन चार्ज करी गई है उसको राइट ऑफ कराना पड़ेगा। ये नोट यहां पे भी लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। Whenever an asset is being revalued, its depreciation has to be written off completely, regardless of the amount of revaluation. That is whether it is more than the amount of depreciation or less than the amount of depreciation. सिंपल सा मकसद, सिंपल सा नोट जो आपने दिमाग में रखना है वो क्या रखना है? कि भाई अगर एसेट रिवैल्यू हो रहा है, ठीक है ना, इट डजेंट मैटर कि वो ऊपर की तरफ रिवैल्यू हो रहा है, नीचे की तरफ रिवैल्यू हो रहा है, बस आपने देख लिया कि एक नॉन करंट एसेट रिवैल्यू हो रहा है, तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात आनी चाहिए कि भाई इसकी अब तक की जो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है वो क्या करानी है? वो राइट ऑफ करानी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन राइट ऑफ कराना बहुत सिंपल है। आपको पता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इट इज अ कॉन्ट्रा एसेट। जब बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, जब कम होगा तो उसको क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। तो हम अभी जिस एसेट को रीवैल्यू कर रहे हैं उसकी जो अब तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो कितनी है? 40,000 है। उसको राइट ऑफ करना है तो मैं क्या करूंगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को 40,000 से डेबिट कर दूंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे यही काम किया, मैंने कहा कि भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 40,000 से डेबिट। वाई डेबिट? बिकॉज जो एसेट रीवैल्यू हो रहा है उसकी जितनी भी एग्जिस्टिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो हमें राइट ऑफ करानी है। तो हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को 40,000 से डेबिट करके एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करा दिया। अब आप एक बात समझे, ये एसेट जो मैं कह रहा था आपसे कि भाई इसकी 31 दिसंबर 2023 को नेट बुक वैल्यू $60,000 है, बिकॉज 1 लाख उसकी कॉस्ट थी और फिर 40,000 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हुई, तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू $60,000 की आ रही थी। और अब जब मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैंने यहां पे डेबिट करके उसकी अब तक की डेप्रिसिएशन जो भी थी वो राइट ऑफ करा दी है, तो अब एसेट अपनी नेट बुक वैल्यू जो कि 60,000 थी उससे दोबारा उठ के अपनी ओरिजिनल कॉस्ट जो कि $100,000 थी उस पे आके खड़ा हो गया है। कैसे सर? भाई सिंपल सी बात है ना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई जो नेटबुक वैल्यू थी वो $100,000 माइनस $60,000 करके आ रही थी। जब मैंने प्रोविजन 40,000 सॉरी, 100,000 माइनस 40,000 करके हमारे पास क्या आ रही थी? नेटबुक वैल्यू आ रही थी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट करके क्या करा दिया? राइट ऑफ करा दिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये 40,000 क्या हो गया? खत्म हो गया। तो एसेट अब 100,000 माइनस जीरो करके, यानी कि क्योंकि डेप्रिसिएशन तो राइट ऑफ हो चुकी है, जीरो हो चुकी है, तो एसेट दोबारा से किस पे आ गया? अपनी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर आके खड़ा हो गया। लेकिन अब आप देखें जो एसेट रिवैल्यू हुआ था वो कहां पे लेके गए हम उसको? एसेट रिवैल्यू होके 1,50,000 पे आ गया है, लिखा हुआ है ना, नॉन करंट एसेट रिवैल्यू टू 1,50,000 डॉलर। तो आपने डेप्रिसिएशन जब राइट ऑफ करी तो एसेट अपनी ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख पे आया है। एसेट अभी भी रिवैल्यू के 1,50,000 पे नहीं गया है। तो अब हमें इस एसेट की कॉस्ट को कितनी अमाउंट से बढ़ाना है? एसेट अपनी ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख पे आके खड़ा हो गया, तो मैं इसको कितने से अब ऊपर लेके जाऊं? मैं इसको $15,000 से जब ऊपर लेके जाऊंगा तो एसेट अपनी रीवैल्यूड जो ये अपनी कह लो एक तरीके से न्यू कॉस्ट है उसके ऊपर आके खड़ा हो जाएगा, विच विल बी $1,50,000। तो देखिए मैंने नेक्स्ट क्या किया, मैंने एसेट एट कॉस्ट को कितने से डेबिट किया? 50,000 से डेबिट किया। क्यों सर 50,000 से क्यों डेबिट किया? मैंने आपको बता दिया कि भाई पहले स्टेप में जब डेप्रीसिएशन राइट ऑफ हुई है, 40,000 से डेप्रीसिएशन राइट ऑफ हुई है, तो एसेट अपनी ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख पे आके खड़ा हो गया है।
मुझे उसको 1 लाख पे नहीं छोड़ना, मुझे उसको 1 लाख से 1,50,000 पे लेके जाना है। तो 1 लाख से 1,50,000 पे लेके जाने के लिए मैंने एसिड एट कॉस्ट को क्या किया, मैंने एसिड एट कॉस्ट को फर्दर 50,000 से बढ़ा दिया। और ऊपर एसिड है, जाहिर सी बात है उसके नीचे डेबिट है, तो उसको बढ़ाने के लिए मैंने एसिड एट कॉस्ट को 50,000 से डेबिट कर दिया। और अब सर सवाल जो उठता है कि ठीक है सर, सबसे पहला स्टेप क्या था, जितनी भी डेप्रिसिएशन है उस नॉन करंट एसेट के ऊपर जो कि रीवैल्यू हो रहा है वो राइट ऑफ कराएं, वो राइट ऑफ करा दी। एसेट अपनी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर आके खड़ा हो गया। जब वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर आके खड़ा हो गया तो हमने देखा कि अब जो रीवैल्यूड अमाउंट है उस पे जाने के लिए क्या मुझे कॉस्ट को इंक्रीज करना है। भाई हर बार उस कॉस्ट को इंक्रीज नहीं करना होता, कभी कभार उसको डिक्रीज भी करना होता है, लेकिन अभी हम जो सिनेरियो की बात कर रहे हैं उसमें हमें कॉस्ट को क्या करना था, इंक्रीज करना था। तो हमने एसेट एट कॉस्ट को 50,000 से डेबिट कर दिया। जो डेबिट साइड का टोटल है 40 + 50, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे एसेट की जो टोटल रिवैल्यूएशन हुई है वो कितने की हुई है, 90,000 की हुई है। रिवैल्यूएशन इज एन एलिमेंट ऑफ इक्विटी। इक्विटी की जो नेचर होती है वो क्रेडिट नेचर होती है, तो यहाँ पे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को 90,000 से क्रेडिट कर दिया। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें रिवैल्यूएशन की फिगर ज्यादा आसानी से पता चलती है जब हम नेट बुक वैल्यू से रीवैल्यूड अमाउंट पे जाते हैं, तो वो भी ठीक है। उसमें ये होता है कि आप कहोगे कि भाई सर हमारी जो एसेट की 31 दिसंबर 2023 को नेट बुक वैल्यू थी वो 60,000 थी, और हमने अगली ही तारीख को या कह लो सेम डेट को ही हमने उस एसेट को रीवैल्यू करके कहाँ पे पहुंचा दिया, 1,50,000 पे पहुंचा दिया। तो 60,000 से 1,50,000 पे जो एसेट गया है, तो बेसिकली रिवैल्यूएशन हुई है एसेट की कितने की, $90,000 की। सो एसेट हैज बीन रिवैल्यूड बाय $90,000। तो अपेरेंटली रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन का अकाउंट $90,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ये काम आपको समझाने का या करवाने का क्या मकसद है, कि जस्ट इन केस वो अगर आपसे सिंपल रिवैल्यूएशन की डबल एंट्री मांग ले तो आपको रिवैल्यूएशन की डबल एंट्रीज बनानी आनी चाहिए। अब इसका पार्टनरशिप चेंजेस से जो रेलेवेंट एस्पेक्ट है हम उसके ऊपर आ जाते हैं। हमने बात करी गुडविल की और हमने बात करी रिवैल्यूएशन की। हमने बोला कि भाई गुडविल को भी एडजस्ट एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप चेंज क्यों करना है, इसलिए करना है ताकि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को उनका ड्यू शेयर मिल जाए। हमने कहा कि पार्टनरशिप चेंज के टाइम पे जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है उनको रीवैल्यू भी करना है, और उनकी रिवैल्यूएशन के बाद हमें एक प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो निकल के आएगा उसको कैलकुलेट करना है, और पार्टनर्स के जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके दरमियान में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ताकि जो ड्यूरिंग द पार्टनरशिप टेन्योर, जो अगर लेट्स से मैं पिछली क्लास में भी एग्जांपल दे रहा था कि हम दो दोस्तों ने अगर मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हमारे जो डिसीजन थे और हमने उस टाइम पीरियड में जो एसेट्स एक्वायर किया, लाइबिलिटीज को अंडरटेक किया, उसके ऊपर जो भी फायदा है या जो भी नुकसान है वो हम ही पार्टनर्स को मिले। और नए पार्टनर जब आए तो वो चीज ऑलरेडी एडजस्टेड हो, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को उनका ड्यू शेयर मिल चुका हो। अब आपके पास देखें जब पार्टनरशिप चेंज का सवाल आता है, तो मैंने क्लास की जब लास्ट क्लास स्टार्ट करा था उसी में बता दिया था कि पार्टनरशिप चेंज के 3 सिनेरियोज आपके पास आते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया था। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, या तो कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो, या एडमिशन ऑफ पार्टनर, कोई नया पार्टनर आ रहा हो, या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही अपने आप के अपने दरमियान ही अगर कोई अपना पीएनएल रेशियो यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो अगर चेंज कर रहे हैं, तो वो भी चेंजेस इन पार्टनरशिप की कैटेगरी के अंदर सवाल आता है। अब हम जरा बात करते हैं कि सर जब सवाल आएगा तो उसमें हमें करना क्या होगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि पार्टनरशिप चेंज के टाइम पे भाई दो चीजें तो लाजमन करनी ही करनी है, एक गुडविल को तुमने जो है वो एडजस्ट कराना है, और दूसरा तुमने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करनी है। उसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट, तो व्हाट्स नेक्स्ट के लिए हम जरा आ जाते हैं कि भाई जो हमारे पास चेंजेस इन पार्टनरशिप वाले सवाल हैं उसमें क्या काम करने को हमारे पास आ सकता है। तो देखें, अगर आपके पास लेट से एडमिशन ऑफ पार्टनर का कोई सवाल आएगा, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के सवाल के अंदर गुडविल का अकाउंट आपसे पूछा जा सकता है। सच्ची बात यह है कि अकाउंट बहुत कम आता है गुडविल का, गुडविल की एडजस्टमेंट आपको करनी होती है। ठीक है, इसी तरीके से रिवैल्यूएशन का अकाउंट मांग सकता है आपसे, आता भी है, लेकिन अगर अकाउंट ना भी आए तब भी आपने रिवैल्यूएशन को एडजस्ट कराना है। जरूरी नहीं है कि वो सेपरेटली बोले सवाल में कि भाई रिवैल्यूएशन का अकाउंट बना के दो, लेकिन अगर उसने कोई ऐसी एडजस्टमेंट दी हुई है जिसमें आपको दिख रहा है कि भाई एसेट या लायबिलिटी के अंदर जो है वो कोई मूवमेंट हुई है, तो आपने फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के उस मूवमेंट का प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन निकालना तो है। जब एंड देन लाइबिलिटी की वैल्यूएशन होगी तो एक ही डबल एंट्री बनेगी ना, कि एक मतलब ही, हाँ, बहुत लाइबिलिटी की बहुत सिंपल होती है कि वो कहेगा कि भाई ट्रेड पेबल थे 15,000 के, अब वो मान गए कि आप उनको अगर 13,000 भी दे दो तो वो कह रहे हैं वी आर ओके, हम 13,000 पे भी खुश है। तो उसमें वो 2,000 की जो डाउनवर्ड डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन है वो उसको आप डाल दोगे, वो बहुत सिंपल होती है।
सही। ठीक है, अब वो चीज जो कि हर सवाल में आएगी, अब उस पर आ जाते हैं कि आपके पास एडमिशन का सवाल आता है, रिटायरमेंट का आता है, या चेंजेस इन पीएनएल का आता है। एक चीज तो आपसे वो मांगेगा ही मांगेगा, क्योंकि सवाल की मेजर जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है, वो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। जस्ट गिव मी अ मिनट, एक कॉल मुझे अटेंड करनी है। अच्छा जी, मैं आपको बताया था कि ये जो कैपिटल अकाउंट है, जो कि बेसिकली जो मैंने अभी आपको गुडविल की भी जो वर्किंग सिखाई है और रिवैल्यूएशन की भी जो वर्किंग सिखाई है, ये सारी की सारी अगर आप रियलाइज करो, गुडविल चाहे क्रिएट हो रही हो चाहे राइट ऑफ हो रही हो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व थे। इसी तरीके से रिवैल्यूएशन के वक्त नुकसान भी जो था और जो नफा भी था, प्रॉफिट भी था, वो भी अपेरेंटली किसको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो अब अगर हमें लाइट से हम बात करते हैं पार्टनरशिप का कैपिटल अकाउंट है। अच्छा, इससे पहले मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे आपको लेके जाऊं, इसके अलावा जो आपके पास दूसरा केस सिनेरियो है वो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की केस सिनेरियो में क्या है कि भाई एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है ना। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसके लिए भी जो वर्किंग है वो सेम है, गुडविल और रिवैल्यूएशन तो आपने अकाउंटिंग करना ही करना है, जैसे मैंने आपको बताया। और फिर आपके अगेन कैपिटल अकाउंट वो आपसे मांग सकता है। ये दो बेसिकली पार्टनरशिप चेंजेस की सिनेरियो है। फिर ये जो चेंज इन पीएनएल रेशियो है, उसमें भी आपको गुडविल अकाउंटिंग करना ही करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग करना ही करना है। वो सेपरेटली अकाउंट मांगे तो उसको सेपरेटली अकाउंट भी बना के दे देना है। अगर वो नहीं भी मांगे तो रेलेवेंट एडजस्टमेंट को एडजस्ट करा के जो कैपिटल अकाउंट की उसकी रिक्वायरमेंट है वो हमें काम करना पड़ेगा। तो अब जरा हम आ जाते हैं कि सर जब कैपिटल अकाउंट बनाना होगा तो कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनेगा। और मेजोरिटी ऑफ सवाल जो आपको दिखेंगे पास पेपर्स के अंदर, उसके अंदर अगर 15 मार्क तो खराब नहीं आता, लेकिन लेट्स से 25 मार्क का भी अगर कोई सवाल है तो उसमें से मेजर 7-8 मार्क्स जो मेजर वर्किंग होगी वो ज्यादातर आपके पास कैपिटल अकाउंट की ही होगी। तो कैपिटल अकाउंट सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें बनाना, तो आपको पता है भाई जो भी पार्टनर्स आपके पास एग्जिस्टिंग है उनका कैपिटल अकाउंट का कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा। ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा, क्रेडिट साइड के ऊपर आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सिखाया गुडविल। गुडविल मैंने क्या बताया था कि भाई गुडविल जब रिकॉर्ड होगी तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे, और गुडविल इटसेल्फ एक एसेट है, उसको हम बढ़ा रहे हैं तो वो डेबिट होगा। तो आप यहाँ जरा गौर करें, गुडविल जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो देखो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्या हो रहे हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। और याद किस बात को रखना है कि ये जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, ये एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं इन देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। और फिर मैंने कहा था कि भाई जब जो भी पार्टनरशिप चेंज है जब वो हो जाएगी तो हम गुडविल को सर, राइट ऑफ कर देंगे। जी जी बोलिए। ये लॉस ऑन रियलाइजेशन क्या है? ये अभी बेटा मैं इसको इस पे आता तो बताता कि रियलाइजेशन वो ये है कि पार्टनरशिप बंद हो रही है। तो अभी लेकिन हमारा जो सब टॉपिक चल रहा है ना वो चेंजेस इन पार्टनरशिप चल रहा है कि भाई पार्टनरशिप के अंदर चेंज है तो उसको कैसे डील करना है। रियलाइजेशन ये होता है कि हमने सारे पार्टनर से मिलकर एग्री किया कि पार्टनरशिप बंद कर देते हैं, तो वो नेक्स्ट चैप्टर है और उसकी रिक्वायरमेंट के अंदर भी कैपिटल अकाउंट बनाने को आता है। तो रियलाइजेशन फिर हम जब वो चैप्टर कर रहे होंगे तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे और उस पर फिर मैं आपको दोबारा से यहाँ लेके आऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ चेंजेस इन पार्टनरशिप है, तो अभी हम ये कह रहे हैं कि पार्टनरशिप के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वो बंद नहीं हो रही। रियलाइजेशन का मतलब ये है कि वो बंद हो रही है, तो बंद हो रही है वो एक सेपरेट चैप्टर है, जब हम करेंगे उस पर आएंगे। अच्छा जी, गुडविल रिकॉर्ड जब हम कर रहे थे तो हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट को देखें क्या किया, क्रेडिट किया। और जब इधर देखें फिर डेबिट साइड पे आ जाएं, गुडविल जब मैं राइट ऑफ कर रहा हूं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। लेकिन ख्याल किस बात का रखना है कि जब आप राइट ऑफ कर रहे हो तो न्यू पार्टनर्स के दरमियान में इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो आप राइट ऑफ करोगे। उसके बाद मैंने आपको रिवैल्यूएशन की कहानी सिखाई थी। रिवैल्यूएशन के अंदर भी यही बात हो रही थी कि भाई अगर तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, ले जाऊं अगर आप लोगों को वहीं पे जहां पे हमने ये बात अभी अभी करी है। हमने क्या बात करी थी, अगर तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है तो मैंने आपको कहा था कि भाई एंट्री ये बनी हुई, ये इधर एंट्री आएगी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन की, एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है तो एंट्री इधर आएगी एंड इट विल अगेन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स, अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर एग्जिस्टिंग पीएनएल रेशियो। प्रॉफिट है तो वो पार्टनर को मिल रहा है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, किसकी वजह से, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन की वजह से। जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है तो अब वो पार्टनर्स को बेयर करना है। जब वो पार्टनर्स को बेयर करना है तो पार्टनर्स उस लॉस का शेयर बेयर करेंगे एंड उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन था तो देखिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। दिस साइड इज रिप्रेजेंटिंग क्रेडिट साइड, दिस साइड इज रिप्रेजेंटिंग डेबिट साइड। और जब अगर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है तो आप देख लें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो रहे हैं,
डेबिट हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ये तब की बात है जब हम पढ़ेंगे कि भाई अगर एक पार्टनरशिप बंद हो रही है तो क्या होगा, लेकिन पार्टनरशिप का बंद होना इज नॉट डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पार्टनरशिप चेंजेस, क्योंकि अभी हम बात करें कि सिर्फ पार्टनरशिप के अंदर चेंजेस आए तो क्या काम है, तो रियलाइजेशन का उस वक्त कोई काम नहीं है। खैर, इसी के साथ साथ एक चीज जो यहाँ पे मैंने एडिशनल डाली हुई है, ये बेसिकली बैलेंस सीडी से पहले आनी चाहिए थी, फॉर्मेट के अंदर नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर तो पार्टनरशिप चेंज के टाइम पे अक्सर एक एडजस्टमेंट आपसे ऐसी देगा, और खासतौर पर रिटायरमेंट का जब सवाल आएगा तो वो अक्सर ऐसी बात करेगा कि भाई जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, उसने रिटायर होते होते एक एसेट अपने साथ रख लिया। तो उसने एक एसेट अपने जो साथ रख लिया है, उसकी जो भी वैल्यूएशन है, जिस भी एग्रीड वैल्यू के ऊपर उसने उस एसेट को अपने पास रख लिया, वो इट कुड बी अ मोटर व्हीकल, इट कुड बी सम इन्वेंट्री, जो भी एसेट वो बेसिकली रिटायरिंग पार्टनर अपने साथ रख रहा है, भाई वो उसकी ओनरशिप में तो नहीं थी ना वो चीज, वो तो पार्टनरशिप की चीज थी। और अब उसको पार्टनर कह रहा है कि यार लेट से मुझे बड़ी पसंद है तो मैं इसको पार्टनरशिप से जा रहा हूँ, तो उसको मे बी लेट से यादगार के तौर पर रखना चाह रहा हूँ, या लेट से हो सकता है कोई मोटर व्हीकल वो बहुत टाइम से चला रहा हो, उसको पसंद हो, तो उसने कहा कि यार अब मैं जा रहा हूँ तो ये मोटर व्हीकल मैं लेके जाऊंगा, तुम लोग कोई नई मोटर व्हीकल ले लेना। जो भी एसेट पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, जिस भी वैल्यूएशन के ऊपर वो टेक ओवर करेगा, उतनी अमाउंट से पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, उतनी अमाउंट से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख लिया मैंने लिखा हुआ है एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो जो भी पार्टनर उस एसेट को टेक ओवर कर रहा है, उतनी अमाउंट से उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। एक और चीज जो कि मैं आपको नोट बना के वैसे यहाँ नीचे लिखी हुई भी है, मैं नीचे से ही दिखा देता हूँ, आप उसको अपने पास पे नोट में भी बना लिएगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए देख रहे हो मैंने एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर द करंट अकाउंट बैलेंसेस आर नॉट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि भाई एक बात याद रखना, करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में तब ट्रांसफर होगा जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा हो, क्योंकि हम देखो करंट अकाउंट क्या बताता है, करंट अकाउंट बताता है कि शॉर्ट रन के अंदर जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन चल रहे हैं, उसमें एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम किसी भी पार्टनर को पार्टनरशिप से कितने पैसे रिसीव होने हैं, या किसी भी पार्टनर को पार्टनरशिप में कितने पैसे डालने हैं, करंट अकाउंट ये बताता है। अब अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो क्या ये अकाउंट उसका ये अकाउंट मेंटेन करने का कुछ सेंस बनता है? नहीं, कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अब तो ना आगे उसको पैसे मिलने हैं ना ही उसने पैसे देने हैं। तो दैट इज वाई रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टाइम पे हम क्या करेंगे, फिर उसका रिटायरमेंट ऑफ, कैपिटल अकाउंट भी जीरो हो जाएगा ना, हाँ बैलेंस। वो तो एंड में होगा ना, लेकिन उससे पहले के उसका बैलेंस जीरो है, उस बात पे मैं आ रहा हूँ। जब अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो उसके करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस है, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का, मैं रिपीट कर रहा हूँ बात, एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर अगर कोई हो रहा है, तो जो पार्टनर सिर्फ रिटायर हो रहा है, उसके करंट अकाउंट का बैलेंस किधर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसके करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर उसके ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अगर पॉजिटिव बैलेंस होगा करंट अकाउंट में, तो दैट विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। अगर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके करंट अकाउंट में पॉजिटिव क्रेडिट बैलेंस है, तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर भी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन अगर उस पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव है, तो उसका करंट अकाउंट का बैलेंस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। याद रखने की बात यह है कि रिटायरमेंट उसको अपने पास लिख ले, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, the current account balance, his current account balance will be transferred to the capital account। जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पॉजिटिव बैलेंस है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा, नेगेटिव बैलेंस है तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा। ये एक ऐसी चीज है जो फॉर्मेट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, होनी चाहिए लेकिन अभी नहीं है, तो मैंने आपको अलग से इसीलिए नोट लिखवा दिया कि आप रिटायरमेंट के जब काम कर रहे हो तो इस चीज को ध्यान में रखें। अब जो लास्ट चीज है, अगेन वो भी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से रिलेटेड है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के वक्त देखें, जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो हमने क्या कहा, हम उसका करंट, मैंने यही कहा ना कि भाई उसका करंट अकाउंट का बैलेंस भी कैपिटल अकाउंट में इसीलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में ना अब उसको पार्टनरशिप से कोई पैसे मिलने हैं, ना ही उसने पार्टनरशिप में कोई पैसे देने हैं, उसका प्रॉफिट एंड लॉस और किसी भी चीज के ऊपर फिर जब वो रिटायर हो जाएगा तो कोई हक नहीं रहेगा। तो स्टिल जब वो पार्टनर रिटायर हो रहा होगा, उसके कैपिटल अकाउंट में तो कुछ बैलेंस बच रहा होगा ना, क्योंकि उसने जब बिजनेस स्टार्ट किया था या जब उसने पार्टनरशिप ज्वाइन करी थी, उसने कुछ ना कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया था, फिर ओवर द टाइम उसने मेहनत करी है, सब कुछ है। तो अगर तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप के टाइम पे उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कोई क्रेडिट बैलेंस बच रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखें उसका एक तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बीडी है, फिर लेट से हो सकता है अगर कोई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है उसको वो मिला हो, कोई अगर गुडविल रिकॉर्ड हुई है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को वो भी मिली होगी, फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन।
फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टाइम पे अगर कैपिटल अकाउंट में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, तो दैट विल बी सेट ऑफ थ्रू अ पेमेंट फ्रॉम द पार्टनरशिप बैंक अकाउंट। वो कैसे सेटल ऑफ होगा? लेट से अगर वो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके कैपिटल अकाउंट में $50,000 का बैलेंस बच रहा था क्रेडिट साइड पे, तो हम क्या कहेंगे, हम पार्टनरशिप वाले जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स है वो क्या करेंगे कि पार्टनरशिप अकाउंट के बैंक अकाउंट से निकाल के उसको 50,000 दे देंगे और उसके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को नलीफाई कर देंगे, जीरो कर देंगे, क्योंकि अब उसका पार्टनरशिप से कोई लेना देना नहीं है। करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको खत्म किया हमने करंट अकाउंट वाले किस्से को, और कैपिटल अकाउंट में फिर जो बैलेंस बच रहा था वो अमाउंट उसको बैंक के थ्रू पे ऑफ करके हमने उस पार्टनर को, जो रिटायरिंग पार्टनर है, परमानेंट टाटा बाय बाय कर दिया। अच्छा, कुछ सवाल में हो सकता है ये पॉसिबिलिटी हो कि आप उसको बैंक से उतने पैसे ना दे सकते हो, तो आप ये करोगे कि भाई फिर आप उससे कहोगे कि यार ये जो बाकी जो अमाउंट तुम्हारी बच रही है ना, जो तुम्हें बेसिकली हमें चाहिए एज अ पार्टनरशिप, हमें चाहिए था कि रिटायरिंग पार्टनर को पे करें, हम तुम्हें अभी इमीडिएटली नहीं पे कर सकते कैश के फॉर्म में, तो तुम ये जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो बैलेंस बच रहा है, ये हमारे हमें एज अ लोन प्रोवाइड कर दो, और हम तुम्हें उसके ऊपर इंटरेस्ट देते रहेंगे, एंड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड हम तुम्हें तुम्हारा ये लोन भी छुट्टा कर देंगे। द कॉन्सेप्ट इज दैट कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस बच रहा है उसका हिसाब उसी वक्त एडजस्ट कर दिया जाएगा और उसके कैपिटल अकाउंट को नलीफाई जीरो कर दिया जाएगा। अब वो चाहे उसको, जो मोस्ट कॉमन तरीका होता है वो ये होता है कि बैंक से पेमेंट करके कर दिया जाए, लेकिन अगर बैंक अकाउंट में इतने पैसे नहीं पड़े हुए तो फिर जो दूसरा मोड होता है वो ये भी हो सकता है कि हम उसको कहें कि भाई ये बैलेंस आप हमें एज अ लोन छोड़ जाओ, और फिर वो जो लोन होगा ना वो सेपरेट एक, जिस तरीके से एक नॉन करंट लाइबिलिटी की तरह एक्ट कर रहा होगा। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस स्टिल नलिफाई होगा, हाँ, लेकिन अब वो जो अमाउंट है दैट विल बी रिकॉर्डेड एज अ सेपरेट नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना है, उसकी पेमेंट भी करनी है, सर and इस तरीके कैपिटल से का आप क्लोजिंग बैलेंस डिबेंचर बन जाएगा, ये कह रहे डिबेंचर तो नहीं कहेंगे, बस उसको हम लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम जो भी पार्टनर का नाम है वो कहेंगे, क्योंकि हमको डिबेंचर नहीं इशू कर रहे, हैं? वो बट लॉन्ग पार्टनर टर्म तो नहीं लोन। है ना। आप वो पार्टनर नहीं है तो हम उसका ये लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम नेम स्पेसिफाई कर रहे हैं ना कि इस बंदे से लोन है, मैं ये नहीं कह रहा कि लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम अ पार्टनर, मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम दिस पर्सन। सर ठीक है। जी, आराम बोलिए। वो थोड़ा नेट का इशू था, क्या आप दोबारा बता सकते हैं आपने क्या कहा था पहले? मैंने भाई अभी जो फाइनल लास्ट बात करी है उसमें मैंने यही बात करी है कि कैपिटल अकाउंट के अंदर जो रिटायरिंग पार्टनर है, अगर तो उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर कोई बैलेंस बचता है तो वो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो पार्टनरशिप है वो पे ऑफ कर देगी, आइदर थ्रू मेकिंग अ पेमेंट बाय बैंक अकाउंट, के बैंक अकाउंट से उसका बैलेंस जो भी बच रहा है उसकी पेमेंट कर देगी, या अगर बैंक अकाउंट में वो बैलेंस नहीं बचा हुआ तो पार्टनरशिप या जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो रिटायरिंग पार्टनर को कहेंगे कि यार ये जो बैलेंस है, क्यों ना तुम इस बैलेंस को हमें एज अ लोन प्रोवाइड कर दो, एंड विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड हम तुम्हें तुम्हारे ये पैसे वापसी कर देंगे। अंडर बोथ द केसेस, जो भी वो, अब चाहे बैंक की फिगर हो या लोन की फिगर हो, दैट विल एक्ट एज अ बैलेंसिंग फिगर, जो कि कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर क्या कर देगी, नलिफाई कर देगी, जीरो कर देगी। अब वो लाइबिलिटी है तो फिर वो उसके बाद का ट्रीटमेंट है कि दैट वुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट नॉन करंट लाइबिलिटी, और बैंक से पेमेंट हो गई है तो बैंक से पेमेंट हो गई है। समझाने का मकसद क्या है? समझाने का मकसद ये है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, क्योंकि देखो पार्टनर के पार्टनरशिप के अंदर दो ही बैलेंसेस मेंटेन होते हैं, एक करंट अकाउंट का, दूसरा कैपिटल अकाउंट का। करंट अकाउंट का बैलेंस तुमने खत्म कर दिया जब तुमने करंट अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में डाला, और कैपिटल अकाउंट का जो भी रिमेनिंग बैलेंस था उसको तुमने खत्म कर दिया बाय मेकिंग अ पेमेंट थ्रू द बैंक अकाउंट और बाय कन्वर्टिंग द रिमेनिंग बैलेंस एज अ लॉन्ग टर्म लोन। द थिंग इज कि तुमने जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके करंट अकाउंट के बैलेंस को भी नलीफाई करना है और उसके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को भी नलीफाई करना है, क्योंकि जब एक पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो उसका पार्टनरशिप में कोई से नहीं होगा, उसकी कोई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं होगी, उसका कोई प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो भी नहीं होगा। ठीक है, तो उस वजह से हम ये दिखा रहे हैं कि भाई कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको क्या करके दो, जीरो करके दो। तो ये हम जब सवाल करेंगे तो मजीद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन दिस इज द फॉर्मेट जो हम सवाल कर रहे होंगे तो हम आप सर देखोगे कि कैपिटल अकाउंट में यही फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। जी अरब। इसके लिए कोई कोलेटरल भी दिया जाएगा लोन के लिए? नहीं, नॉट नेसेसरी, मतलब अगर लेट्स से मैं तुम और आशिर तीन लोग बहुत पुराने दोस्त हैं और हम, या चलो दोस्त नहीं भी, अगर हम आज बिजनेस स्टार्ट करते हो 5 साल बाद अगर मैं
रिटायर हो भी रहा हुआ और लेट्स से तो एज अ बिजनेस एज अ पार्टनरशिप अगर कुछ पार्टनरशिप से मेरे पैसे निकलते हो, यानी कि तुम लोगों ने जो हमारी पार्टनरशिप है उसने मुझे पैसे देने भी हुए, और लेट्स से मुझे पता है क्योंकि मैं तो पार्टनर हूँ ना, अगर बैंक अकाउंट में पैसे नहीं पड़े हुए तो मुझे पता है नहीं पड़े हुए तो तुम लोग कहाँ से मुझे दोगे? तो अब तुम लोग अगर कहते हो कि यार ये पैसे हमजा हम तुम्हें कैश नहीं दे सकते, हम क्यों ना ये पैसे जो तुम्हारे बनते हैं तुम हमें एज अ लोन छोड़ दो हमारे बिजनेस को, और हम ये लोन जो है वो तुम्हें पे कर देंगे। तो मैं एज अ पार्टनर ही हम लोग 5 साल से काम कर रहे थे, तो मोस्ट अनलाइकली है कि मैं तुम लोगों से कोई कोलेटरल मांगू। मैं बस ये कहूंगा कि यार टाइम पे पैसे दे देना, क्योंकि मुझे भी पता है कि पैसे नहीं पड़े हुए तुम लोगों के पास। हाँ, अगर पैसे पड़े हुए होंगे और नहीं दे रहे होगे तो फिर मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूँ कि यार जब पैसे पड़े हुए हैं तो दो, नहीं पड़े हुए तो लोन छोड़ने के अलावा मेरे पास भी सच्ची बात है कोई और ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि मैं कहूँ कि चलो अभी तो मैं ये तुम्हें लोन दे रहा हूँ, लेकिन तुम इस लोन को कहीं और से फाइनेंस करो, लेट से तुम कहीं बैंक से एक और लोन लेके आओ, मेरे पैसे खुले करो, मुझे मेरे पैसे दो, और तुम बैंक से लोन रखो और बैंक को जो है वो तुम इंटरेस्ट पे करते रहो। तो कोलेट्रल जो तुम्हारा सवाल है कि सर कोलेट्रल लाजमी होगा, तो कोलेट्रल की एज सच वर्किंग हमें नहीं करनी होगी, और प्रैक्टिकल सिनेरियोज के अंदर वो एज सच लाजमी भी नहीं होता। हाँ, अगर कोई पार्टनर थोड़ा सा मतलब ये है कि सरफिरा है, वो कहता है कि नहीं भाई मुझे तो इतनी अमाउंट मैं छोड़ रहा हूँ लोन की, तो मुझे कुछ तुम लोग रखवाओ, तो फिर कोलेटरल प्रैक्टिकल सिनेरियोज के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। एज फार एज सवालों की बात है तो उसके अंदर तो वो इन्वॉल्व नहीं होगा। तो सर इसमें कोई इंटरेस्ट रेट भी होगा या नहीं? इंटरेस्ट हो सकता है, इंटरेस्ट तो होगा, क्योंकि मैं अगर लोन देके जा रहा हूँ तो लोन पे तो इंटरेस्ट होता है ना। हाँ, अगर गिवन दैट वो सवाल में ये कहते कि नहीं भाई वो इंटरेस्ट फ्री लोन छोड़ रहा है, लेट से जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो भी बैलेंस है वो उसको एज अ इंटरेस्ट फ्री लोन छोड़ रहा है, ये कुछ सवालों के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि भाई एज अ गुडविल मैं रिटायर हो रहा हूँ, मैं तुम लोगों को मुझे पता है बिजनेस की हालत वैसी अच्छी नहीं है, बैंक अकाउंट के अंदर पैसे नहीं है, तो मैं लोन छोड़ रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ठीक है ये इट इज इंटरेस्ट फ्री लोन, बस जो मेरे पैसे बनते हैं वो मुझे इन XYZ ईयर्स वापसी कर देना, मुझे इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए। तो वो फिर सवाल के ऊपर और हमारी क्या टर्म्स एग्री होती है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। सही, पार्टनर रिटायर होता है तो गुडविल कम हो जाती है टोटल कंपनी की, या सेम रहती नहीं है? नहीं नहीं, गुडविल तो सेम रहती है ना, गुडविल सेम तो रहती है वो पार्टनर बाकी के। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है? एग्जैक्टली जब मैंने आपको ये बताया था ना गुडविल रिकॉर्ड हो रही है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में देयर एग्जिस्टिंग P&L रेशियो, जब राइट ऑफ हो रही है तो सेम अमाउंट से राइट ऑफ हो रही है, इट्स जस्ट दैट कि इट इज नाउ बीइंग रिटन ऑफ अमंग्स द न्यू पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो अभी आप जो ऊपर कह रहे थे कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना शेयर लेके जा रहा है ना, वो तो शेयर वो लेके कैसे? जा रहा है बिल्कुल, वो ऐसे बेटा कि अब जब गुडविल रिकॉर्ड होगी, लेट से अगर कुलजीत जब रिटायर हो रहा है तो कुलजीत गुडविल रिकॉर्डेड में तो उसका कैपिटल अकाउंट 6,000 से लेट से क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन जब राइट ऑफ होगी तो कुलजीत का जो रिटर्न ऑफ के टाइम पे कुलजीत का कोई अकाउंट जो है वो डेबिट नहीं होगा, वो सिर्फ जो रिमेनिंग दो पार्टनर्स है साइमन एंड राज उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो अपेरेंटली नेट इफेक्ट अगर कुलजीत के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस में देखो तो वो तो पॉजिटिव है ना, गुडविल रिकॉर्ड करने की वजह से। रिटर्न ऑफ के टाइम पे तो वो पार्टनर ही नहीं रहा, तो वो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट भी नहीं हो रहा, तो अब उसको यानी कि जो ओवरऑल पैसे मिलने थे गुडविल की वर्किंग की वजह से अब उसको उन पैसों के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज मिलेगा। क्या मतलब, नहीं समझा। ये देखो मैंने तुम्हें लास्ट उसके अंदर भी बताई थी जब मैं जो वर्किंग करवा रहा था, मैंने यहाँ पे कहा था कि सी पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो लेट से सी जो है ना वो कुलजीत है, जब गुडविल रिकॉर्ड करी तो कुलजीत का कैपिटल अकाउंट देख रहा हूँ ना 6,000 से क्रेडिट हो गया, जो मैंने फिगर ऊपर भी लिखी हुई है। ठीक है, हाँ। राइटिंग ऑफ के टाइम पे मैं कह रहा हूँ कि अब तो कुलजीत रिटायर हो गया, अब कुलजीत जब गुडविल रिटर्न ऑफ होगी तो उसमें जो कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर्स के डेबिट होंगे उसमें कुलजीत का कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं होगा, बिकॉज जो रूल है वो क्या है कि जब गुडविल राइट ऑफ होगी तो इट विल बी रिटन ऑफ अमंग्स द न्यू पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे जो न्यू पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, लेकिन सी जो यानी कुलजीत अगर हमारी एग्जांपल से लेते हुए चले तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं हो रहा। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि राइट रिकॉर्डिंग करते वक्त कुलजीत का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था गुडविल रिकॉर्ड जब करी तो उस वक्त तो ये 6,000 से बढ़ गया, राइट ऑफ करते वक्त कुलजीत का कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं हो रहा। तो अगर तुम ओवरऑल इस गुडविल की रिकॉर्डिंग और राइटिंग ऑफ का इम्पैक्ट सिर्फ कुलजीत के कैपिटल अकाउंट पे देखो तो कुलजीत का कैपिटल अकाउंट 6,000 से क्या हो रहा है, सिर्फ गुडविल जब रिकॉर्ड हुई तो उसकी वजह से बढ़ रहा है, राइट ऑफ होने की वजह से कुलजीत के कैपिटल अकाउंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो नया क्या आप पार्टनर है ही सिर्फ नहीं ना। रिटायरमेंट का केस बता सकते हैं? मतलब अगर सिर्फ जैसे ए बी सी में से सिर्फ सी निकल रहा है और ए बी रह रहा है? हाँ, तो यही तो केस बता रहा हूँ कि ए भी रह रहे हैं और सी निकल रहा है, तो सी को जब क्योंकि वो एग्जिस्टिंग पार्टनर था रिकॉर्डिंग करते वक्त उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, राइट ऑफ करते वक्त सिर्फ साइमन और राज का जो है वो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, कुलजीत का कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं होगा। तो इनका अब लेट से साइमन और राज का जो कैपिटल अकाउंट है वो ज्यादा अमाउंट
9,900 से लेट से डेबिट हो जाएगा, ये समझ लो। ये तुम कह रहे हो ना 18,000 गुडविल थी, रिकॉर्ड किया तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट 6,000 से क्रेडिट हुए। राइट ऑफ करते वक्त अब कुलजीत पार्टनर नहीं रहा है, क्योंकि जब न्यू पार्टनर्स जो बचे वो सिर्फ साइमन और राज यानी ए बी बचे। तो अब ए बी के अंदर वो गुडविल राइट ऑफ होगी, और लेट से जो उनका न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल का ही है। तो दोनों के कैपिटल अकाउंट 9,900 से डेबिट हो गए। तो कुलजीत के कैपिटल अकाउंट पर अगर सिर्फ इंपैक्ट देखा जाए तो कुलजीत का कैपिटल अकाउंट तो बढ़ गया ना 6,000 से, क्योंकि राइट ऑफ करते वक्त उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं हो रहा। समझे बात? सर एसओएफपी में गुडविल 18,000 ही रहेगी। एसओएफपी में तो गुडविल जाएगी नहीं ना, क्योंकि एक तरफ आपने गुडविल को डेबिट किया था यहाँ पे और फिर उसको आपने राइट ऑफ कर दिया, तो अब एसओएफपी में तो गुडविल आनी ही नहीं है। तो एसओएफपी में आती नहीं है गुडविल। इंटरनली जनरेटेड गुडविल नहीं आती। जब हम अगला आप ओके। परचेज और सेल ऑफ बिजनेस देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपको बिजनेस परचेज कर रहे हो, परचेज करते वक्त सामने आपने किसी को ज्यादा पैसे दिए हैं और सिर्फ गुडविल की वजह से ज्यादा पैसे दिए हैं, तो वो परचेज गुडविल पे मेंटेन करी जाएगी। पार्टनरशिप चेंजेस के जो सवालात हैं, क्योंकि उसमें जो गुडविल का कंसर्न है वो इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, तो ये वाली गुडविल मेंटेन नहीं करी जाती। सिमिलरली एडमिशन के वक्त तो है वो भी इनहेरेंट गुडविल है। वो भी हाँ इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, बिल्कुल। चेंजेस ऑफ पार्टनरशिप के टाइम पे जो भी गुडविल है वो इंटरनली जनरेटेड गुडविल है।